मेरा ही आपका किधर है? वन पेज से ब्रेक इधर है। तो ये किताब में क्यों है? मैंने कहा था ना जेब में होनी चाहिए। जेब में इसकी कॉपी करवा के रख, इसकी मोबाइल पे इसका इमेज लेके रख। गुम नहीं होता तो पढ़ना किस वक्त होता फिर? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो मैंने खुद देखा है कल जाके, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, IS 40 का। वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सही कह रही है वो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का था। वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही जाता है। जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे, जिसमें हमने 2 एरियाज को कवर करना है, एक इक्विटी और एक ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स। ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स तो है, ये कोई ज़्यादा अहम एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ICAP की बुक में मौजूद है, हमने इसको कवर करना है। ये एरिया आपको राइज वाली बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि इसको नोट कर लीजिए आप। स्टार्ट करते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 इक्विटी से। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें समझने की ज़रूरत है कि इक्विटी कहते किसको हैं। इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, लफ्ज एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में इक्विटी के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे या शेयर कैपिटल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे, दोनों में फर्क होगा। इक्विटी के अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछता है तो हमने शेयर कैपिटल के प्रोसीजर भी बताने हैं प्लस रिजर्व के प्रोसीजर भी बताने हैं, क्योंकि इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो पहले देखते हैं शेयर कैपिटल को कैसे वेरीफाई करेंगे हम। अगर शेयर कैपिटल को वेरीफाई करना चाह रहे हैं हम, पहली चीज एग्री करना है हम ना। अच्छा, आपने इक्विटी को पढ़ते हुए आपका जो कंसेप्ट्स यूज होंगे वो आपने जो लॉ में पढ़े हुए हैं, इक्विटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े होंगे। एक शेयर कैपिटल का टॉपिक पढ़ा होगा लॉ में आपने, और एक डिविडेंड का टॉपिक पढ़ा होगा। अगर ये टॉपिक आपने पढ़े हैं तो एक तरह से समझ लीजिए उनकी रेपिटेशन हो रही होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े या भूल गए हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल, आप मुझे बताइए, 2 तरह के शेयर कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरा इश्यूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें कौन से वाला शेयर कैपिटल होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, उसमें इश्यूड शेयर कैपिटल। क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर कैपिटल को इश्यू करते हैं, जिन जिन लोगों को शेयर कैपिटल इश्यू किया उनका नाम लिखते हैं, एक रजिस्टर बनता है जिसे कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर। तो पहले प्रोसीजर में वो ये कह रहा है कि आप एग्री कीजिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल को किसके साथ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ। और एग्री कीजिए इश्यूड शेयर कैपिटल को किसके साथ? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स का जो टोटल आता है वो हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। ये प्रोसीजर क्लियर? अच्छा, अगर तो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर कैपिटल इशू नहीं किया
तो फिर हमारे एरिया यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर कैपिटल इशू किया है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस शेयर कैपिटल जो है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल इशू किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहते हैं इंस्पेक्ट कीजिए क्या, मिनट्स फॉर ऑथराइजेशन। मिनट्स किस मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, बोर्ड मीटिंग के, क्योंकि जब कभी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि जब कभी कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करना होता है डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखेंगे इंश्योर करने के लिए शेयर कैपिटल की ऑथराइजेशन होगी थी कि नहीं। कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे, किस लिए, इसके अगेंस्ट कैश रिसीव होता है जब भी शेयर इशू करते हैं, कैश रिसीव हो गया कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या लाजमी है कि शेयर इशू किए जाए हमेशा कैश के अगेंस्ट? हाँ बिल्कुल, अदर भी इशू हो सकता है, बोनस शेयर भी इशू किए जा सकते हैं, और इवन सम टाइम जो है वो एसेट्स के अगेंस्ट में भी इन काइंड भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, उनको शायद डिस्क्लोज करना होता है अलग से। तो कह रहा है आप कैश बुक में देख लीजिए, बैंक स्टेटमेंट में देख लीजिए, शेयर कैपिटल इशू करने से कैश रिसीव हो गया आपको। प्रॉस्पेक्टस भी देखिए। प्रॉस्पेक्टस क्यों देखें, अगर नहीं प्रॉस्पेक्टस अप्रूवल नहीं, प्रॉस्पेक्टस लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो जब तक प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करके इशू नहीं करेंगे जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। तो हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस देखने के लिए कि उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया गया है कि नहीं, प्रॉस्पेक्टस को भी चेक करेंगे। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद रिकैलकुलेट करें किसको, प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन इशू। ये प्रीमियम या डिस्काउंट हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, कैफ 3 लॉ में। ये कंसेप्ट शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, चलें आसानी होगी फिर तो। अगर अकाउंटिंग में पढ़ा तो मुझे बताइए कि शेयर इशूड ऑन प्रीमियम का मतलब क्या है। 10 रुपए का शेयर है, कितने में बेचा, 12 में। और इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 का शेयर 8 में बेचा। अब अगर 10 का शेयर 12 में बेचा, कैश डेबिट 12 से, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट, हाँ शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट होगा। 2 रुपए से क्या होगा फिर, शेयर प्रीमियम, इसके साथ डिस्काउंट की एंट्री है। यानी जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप रिकैलकुलेट कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट शेयर के साथ ही नेट कर दिया गया है, शेयर कैपिटल के साथ। हमने रिकैलकुलेट करना है, इंश्योर करना है कि शेयर प्रीमियम और डिस्काउंट को अलहदा से अकाउंट फॉर किया गया हो। जी ये प्रोसीजर क्लियर। अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया, हमने क्या देखना है, सबसे पहले अप्रूवल, फिर उसके बाद प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि नहीं, कैश कितना रिसीव हुआ, और फिर अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किया गया है उसकी रिकैलकुलेशन चेक करके इंश्योर करना वो सेपरेटली अकाउंट फॉर हुआ। यहाँ तक क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, अगर एग्जाम क्वेश्चन में वो कहता है कि शेयर कैपिटल के प्रोसीजर बताओ, कैसे वेरीफाई करोगे, ये नहीं बताता कि ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू किए गए हैं कि नहीं, तो फिर दोनों लिखेंगे, शाबाश, ठीक है। और अगर कहता है कि जी इक्विटी को कैसे वेरीफाई करोगे, उससे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ, शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों लिखेंगे। रिजर्व में आ जाए, शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम तो कोई नहीं, रिजर्व पे चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑब्टेन करें लिस्ट एंड एग्री। क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑब्टेन लिस्ट का मतलब क्या है, क्लाइंट से किस चीज की लिस्ट दें, रिजर्व कौन कौन से भैया, और एग्री करें किसके साथ, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट डेट पे रिजर्व आ रहे हैं वो लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं। फिर कह रहा है शेड्यूल ऑब्टेन कीजिए मूवमेंट का। मूवमेंट पता आपको क्या होती है, ये कल भी डिस्कस किया था हमने जब लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने देखा था कि मूवमेंट ऑब्टेन करने हैं। मूवमेंट में का मतलब क्या होता है, देखिए मूवमेंट कोई स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेट नहीं कर रही, एक जनरल वर्ड है। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि उस टी अकाउंट में जितनी भी मूवमेंट हुई, यानी जितना भी डेबिट क्रेडिट हुआ, जितना भी एडिशन डिलीशन हुआ, उसका टोटल रिप्रेजेंट कर दिया जाए। जिस चीज की भी मूवमेंट बनेगी हमेशा उसके 4 कॉलम होंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद कोई ना कोई एडिशन डिलीशन क्लोजिंग बैलेंस, या ओपनिंग बैलेंस,
उसमें टोटल डेबिट्स कितना हुआ, टोटल क्रेडिट्स कितना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस। ये मूवमेंट एक तरह से टी अकाउंट की समरी होती है। टी अकाउंट के अंदर तो बहुत से डेबिट्स आ रहे होंगे ना, पूरे साल के डेबिट्स को इकट्ठा कर दे, पूरे साल के क्रेडिट्स को टोटल कर दे और स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, इसे कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो कहता है रिजर्व की भी मूवमेंट बनाइए। यानी रिजर्व की मूवमेंट से क्या मुराद है कि लिस्ट में आपके पास आ गया कितने रिजर्व है जी, 10 रिजर्व है। अब मूवमेंट उससे ऑब्टेन करे क्लाइंट से कि इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ड्यूरिंग द ईयर मजीद कितने रिजर्व आए, कितने रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया, और कितनों को का क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है। ओपनिंग बैलेंस, कितना ऐड हुए रिजर्व, कितना एडजस्ट हो गए, और क्लोजिंग बैलेंस। इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट। रिजर्व की मूवमेंट ऑब्टेन करेंगे। मूवमेंट समझ आ गया? मूवमेंट समझ आया तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये मूवमेंट खुद भी बनाते रहे हैं तो मानेंगे मेरी बात? कहां बनाते रहे? शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में वो तकरीबन यही चीज है। उसमें भी सारे रिजर्व होते हैं ना। अच्छा, उसमें रिजर्व सारे बता देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल 10 रिजर्व हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन भी होती है कि ये रेवेन्यू रिजर्व है, ये कैपिटल रिजर्व है? क्लासिफिकेशन नहीं होती। अच्छा, मैं सुबह देख के आऊं क्लासिफिकेशन होती है। जनरल रिजर्व में और स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में फर्क होता है। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों अलहदा से डिस्क्लोज किए जाते हैं। क्यों अलहदा से डिस्क्लोज किए जाते हैं, ये बता सकते हैं? जनरल रिजर्व को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ये आपने लॉ में भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से अगर कोई कैपिटल रिजर्व है, जैसे सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, तो मुझे बताइए हमारे जितने भी रिजर्व हैं उन सबको इकट्ठा कर देना चाहिए कि अलग-अलग कर देना चाहिए? क्योंकि उनके यूजेस डिफरेंट है। रेवेन्यू रिजर्व को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर क्या करना है उनका? उनके कुछ और इस्तेमाल होंगे। जैसे जब मैंने लॉ पढ़ा था तो उस वक्त लिखा हुआ था कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को आप शेयर प्रीमियम जो रिजर्व है, इसको आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसको फिर क्या करेंगे, ये भी बताया था उसने, शायद वो लिखा हुआ था कि इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, अगर डिस्काउंट है, कोई इशू किया हुआ पहले डिस्काउंट है, उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं शेयर प्रीमियम को, या शायद कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर हैं आपके, उनको सेटल करने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल कंक्लूजन ये कि रिजर्व हमारे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं? जिनको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व कौन से हैं? जिनको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूज करना है जो लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया। फिर अब ये शेड्यूल ऑफ मूवमेंट समझ आ गया आपको, और इसमें कैपिटल और रेवेन्यू को हमने अलग-अलग शो करवाया। अगली बात उसने वही की कि चेक करें क्या सेपरेट क्लासिफिकेशन हुई कि नहीं रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, वैसे मुझे हैरानगी हुई आप नहीं मान रहे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व अलग-अलग हम डिस्क्लोज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि अलग-अलग करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल? कितनों का ख्याल है कि नहीं करते हैं? इस लेवल पे नहीं करते, नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। चलें ठीक है, चलें जिस लेवल में भी करेंगे बहरहाल करते हैं। ऑडिट में ये रूल है कि करते हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। आगे चलते हैं। इंस्पेक्ट ऑथोराइजेशन ऑफ ऑल मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट हुई है उनकी ऑथोराइजेशन। अब देखिए, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट थे हमारे, नेट इनकम थी, नेट प्रॉफिट था, उसको ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में या शेयर कैपिटल रिजर्व में, सॉरी ये कैपिटल रिजर्व में,
या उनको यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व को डिविडेंड पे करने के लिए यूटिलाइज किया, कैपिटल रिजर्व को जो लॉ ने पर्पस स्पेसिफाई किया उनके लिए यूटिलाइज किया। रिजर्व में इन शॉर्ट जितने भी मूवमेंट्स हैं, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, क्या उन सब की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए? कौन ऑथोराइज करता होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये किस चीज की ऑथोराइजेशन है भला? कि जनरल रिजर्व को, ये जनरल रिजर्व है, इनको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कैपिटल रिजर्व हैं, इनको बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर दो। इसकी अप्रूवल होगी, यानी जो भी मूवमेंट में एडिशन डिलीशन हो रही है उन सब की अप्रूवल डायरेक्टर्स ने देनी है। और फिर चेक करें लीगल कंप्लायंस, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि नहीं। लीगल कंप्लायंस का मतलब क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई कि नहीं। किस चीज की लीगल कंप्लायंस देखनी है? किस चीज की लीगल कंप्लायंस देख रहे हैं? यूज कर, किसका यूज? रिजर्व के। रिजर्व को जो यूज किया गया है लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही यूज किया गया कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन है उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। उला ने मना किया हुआ ना, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने देखना है रिजर्व में जितनी भी मूवमेंट है डायरेक्टर्स की तरफ से ऑथोराइज्ड हो, प्लस वो मूवमेंट्स जो हैं वो कंपनी से लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। बात समझ आ रही? कह रहे अगर तो रिजर्व है, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड नहीं दिया, यहां तक कहानी खत्म। लेकिन अगर डिविडेंड पे किया है, अब देखिए डिविडेंड भी रिजर्व में से पे करते हैं, उलहदा से कैश में से थोड़ी निकालते हैं। तो फिर हमारे रिजर्व के प्रोसीजर में डिविडेंड के प्रोसीजर भी शामिल हो जाएंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया है। जैसे वहां हमने ये सीखा, अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल इशू किए हैं तो उसके प्रोसीजर भी हमारे कैपिटल के प्रोसीजर का हिस्सा होंगे। उसी तरह अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया गया है तो डिविडेंड के प्रोसीजर भी हमारे रिजर्व के सब्सटेंटिव प्रोसीजर का हिस्सा होंगे। अब डिविडेंड के क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले क्या होगा? डिविडेंड पे की अप्रूवल चेक करेंगे। अप्रूवल किसने दी होगी भला? डायरेक्टर ने। बस अगर तो इंटरिम डिविडेंड तो सिर्फ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, अगर फाइनल है तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स दोनों की अप्रूवल चेक करेंगे। डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में और फाइनल रिकमेंड किया होगा और मेंबर्स ने उसको अप्रूव किया होगा। रिकैलकुलेट करें डिविडेंड। डिविडेंड जब अनाउंस किया जाता है, दो तरह से हम डिविडेंड को अनाउंस कर सकते हैं। एक परसेंटेज कि जी 10% डिविडेंड दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का 10% या इशूड शेयर कैपिटल का? इशूड शेयर कैपिटल का। शाबाश। दूसरी बात बताइए, इशूड शेयर कैपिटल का 10% है ये, तो कौन सी अमाउंट लेंगे, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? 10% किसका है, फेस वैल्यू? कहता है ये आपने इंश्योर करना है कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड को कि इशूड शेयर कैपिटल लेना है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं लेना। और दूसरा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करना। इसी तरह एक तो परसेंटेज के जरिए, और एक और भी तरीका डिविडेंड अनाउंस करने का, 10 रुपए पर शेयर कर दिए। अब इसमें भी अगेन आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि इशू शेयर कैपिटल पे, जितने भी शेयर कैपिटल इशू कर दिया 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। इंश्योर कीजिए कि अच्छा आप सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर ली काफी है कि पेमेंट भी चेक करनी चाहिए? पेमेंट भी चेक करेंगे। पेमेंट कहां से होनी चाहिए? आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा। यानी कहना ये चाह रहा है रेवेन्यू रिजर्व में से पेमेंट हुई हो, कैपिटल रिजर्व में से पेमेंट ना हुई हो। हमें लिखा हुआ था ना कि अगर जो अनरियलाइज्ड गेन है उसमें से डिविडेंड पे नहीं कर सकते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर नहीं कर सकते पे डिविडेंड। तो यही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से डिविडेंड पे हुआ हो। दूसरा प्रेस्क्राइब, विद इन प्रेस्क्राइब टाइम हो। विद इन क्या टाइम दिया लॉ ने डिविडेंड पे कर? 30 दिन का टाइम। बिल्कुल। तो हमने देखना है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम डिविडेंड पे कर दिया गया हो और डिडक्शन की गई हो। किस चीज की डिडक्शन की जाती है डिविडेंड में? टैक्स की, ज़कात की। और एंड में अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड किसको कहते हैं भला, याद है?
चीफ एग्जीक्यूटिव को पे किया जाता है या सीएफओ को अनक्लेम डिविडेंड? किसी को भी नहीं, शेयर होल्डर को भी नहीं। अनक्लेम डिविडेंड का मतलब ही हुआ है जो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, लेने नहीं आए, वो 3 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। हाँ, नोटिस देने के बाद, वो प्रोसीजर आपने लॉ में पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं इंश्योर कर लो कि अनक्लेम डिविडेंड है उसको अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर किया हो। जी ये प्रोसीजर समझ आ गए? किस किस के मेरे भाई आज हमने किस किस एरिया के सब्सिडेंटी प्रोसीजर सीखे हैं अभी तक? इक्विटी के। इक्विटी में कितने एरियाज हैं? शेयर कैपिटल रिजर्व। अगर कहे इक्विटी के सब्सिडेंटी प्रोसीजर बताओ किसके लिखेंगे? अगर कहे रिजर्व के प्रोसीजर बताओ किसके लिखेंगे? रिजर्व और डिविडेंड दोनों के। अगर कहे कि डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे किया प्रोसीजर बताओ कौन से लिखेंगे? ये डिविडेंड वाले। अगर कहे कैपिटल शेयर प्रीमियम अकाउंट के रिजर्व प्रोसीजर बताओ, क्या प्रोसीजर होंगे? शेयर प्रीमियम क्या ये एक रिजर्व है? रिजर्व है। वो कहता है जी इसके मुझे सब्सिडेंटी प्रोसीजर बताओ, क्या बताएंगे? कौन से बताएंगे? वो शेयर कैपिटल वाले के रिजर्व वाले? क्योंकि रिजर्व है जी। क्या बताएंगे शेयर प्रीमियम के? बताइए प्रोसीजर। अमाउंट रिकैलकुलेट करेंगे, जब शेयर इशू हुआ है तो शेयर प्रीमियम अकाउंट सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, अलग अकाउंट में आ गया कि नहीं। इसके अलावा ऑथराइजेशन चेक करेंगे, मूवमेंट हुई है रिजर्व में। और बताएं लीगल कंप्लायंस के, उसके रिकॉर्डिंग के हवाले से के यूज के हवाले से, या दोनों चेक करके लीगल रिक्वायरमेंट्स के, खास तौर पे यूज के हवाले से। क्या शेयर प्रीमियम को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ उस डिविडेंड पर्पज के लिए नहीं, बाकी लॉ ने स्पेसिफाई किए हुए उस पर्पज के लिए किया जा सकता है, तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज हो। जी एरिया समझ आ गया आपको इक्विटी का? जी मेरे भाई। हाँ, बोनस शेयर के लिए शेयर प्रीमियम इशू कर सकते हैं, कैश डिविडेंड के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कैश डिविडेंड के लिए नहीं, बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है। जी ये हमारा इक्विटी का आज का मेन एरिया हमारा ये था, इक्विटी। जी क्लियर? इसके बाद स्टैट्यूट कवर कर लेते हैं, फिर आपको रीडिंग टाइम देता हूं ताकि एक ही दफा आप दोनों एरियाज पढ़ लें। स्टैट्यूटरी बुक बहुत इजी है। अच्छा ये आपको राइज वाली बुक में नहीं मिलेगा, इसको एंड पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं पे। इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 17 का नाम दे दें। कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल। कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बुक्स होती क्या है, वेरीफाई कैसे करेंगे। स्टैट्यूटरी बुक, मुझे आप खुद बताइए कि क्या कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि कंपनी ने मेंटेन करनी है? बिल्कुल। वो कौन कौन सी है? वो मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, बुक्स वगैरह, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स और जनरल मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करना है। और क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। ये रजिस्टर मेंटेन हो रहे होते हैं, ये लॉ में पढ़ा होगा आपने। डायरेक्टर्स का यानी कौन कौन सा डायरेक्टर है कंपनी का, उनके पर्टिकुलर्स क्या है। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में। फिर बताइए रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस, ये मेंटेन होता है? अच्छा बताइए क्या कोई और भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर एक ही बात है। हाँ शाबाश, अगर इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे है वो भी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी। हाँ ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बाय लॉ रिक्वायर्ड है कंपनी ने मेंटेन करने। हम कैसे वेरीफाई करेंगे इनको? तो कहता भाई दो काम करें, इंश्योर कीजिए बुक्स मेंटेन हो रही है कि नहीं, और इंश्योर कीजिए अप टू डेट है कि नहीं। खत्म कहानी। बुक्स ऑफ काउंट्स, स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ काउंट्स का मतलब स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो बाय लॉ रिक्वायर्ड है मेंटेन करना। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के नाम पे नहीं है उसका रजिस्टर मेंटेन करना है,
या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है आपकी एग्जाम्पल, बाय लॉ रिक्वायर्ड है। कैसे इंश्योर करेंगे कंपनी ने मेंटेन किया कि नहीं, इनको सही मेंटेन किया कि नहीं, चेक इंस्पेक्ट कर लें इसको, प्लस देख लें अप टू डेट है कि नहीं। ये था हमारा चैप्टर 12 जो कंप्लीट हो गया। आपको रीडिंग के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इन 5 मिनट में रीडिंग कर लीजिए। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद केस स्टडीज। आपको याद है बाकी चैप्टर्स की तो हम साथ साथ केस स्टडीज कर रहे थे, इस चैप्टर की आपने साथ साथ केस स्टडी नहीं करवाने दी मुझे। आपने कहा नहीं सर हम याद कर रहे हैं, अगर हम केस स्टडी की तरफ चले गए तो फिर याद नहीं हो सकेगा। तो चूंकि याद जी नहीं कहा था, यानी अगर मैं आपको कहता कि आज आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 भी याद करना है और ये 2 केस स्टडी भी करनी है, तो आप बड़े आराम और सुकून से कर लेते। अच्छा चलें ठीक है, अभी भी टाइम गुजरा नहीं हमें इतना, ठीक है। तो अभी हम चले, अभी फिर हमने लेकिन 2 केस स्टडीज कर लिया चैप्टर 12 के हवाले से, जिसमें आपको कम से कम इतना अंदाजा हो गया कि वो केस स्टडी दे कैसे दे सकता है। वो याद है 2 केस स्टडी, एक थी 25 मिलियन 2 मिलियन वाली, नहीं याद यार, नहीं याद इसको जो क्लास में डिस्कस किया हम कह रहे हैं घर जाके सर हम दिन रात एक करके कर लेते जितनी भी केस स्टडीज आप देते, शाबाश। अब भाई जिसमें हमारे क्लाइंट के कस्टमर ने केस किया था, उसने खराब एसी उसको बेच दिए थे, 25 मिलियन का केस उसने फाइल किया था और उसने 2 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली थी। ऑडिट रिपोर्ट का नहीं था, गलती से इधर आ गया हुआ था। बताया लेक्चर शुरू, ये चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था चैप्टर 12 का अलहदा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी मिला सकता है, इसे वो रिस्क असेसमेंट के साथ भी मिला सकता है, इसको की ऑडियोमेट्री के साथ भी मिला सकता है। ये बताया था कि नहीं? ये बेहोश पड़ा था उस वक्त, ऐसे ना किया करे मेरे भाई। 40 जी। तो वो केस स्टडी, दूसरी केस स्टडी कौन सी थी? एक तो ये केस स्टडी थी ना, और आपको बताया था कि चैप्टर 12 में जब केस स्टडी आए हमने सबसे अहम 2 डिसीजन करने होते हैं। ये 2 डिसीजन अगर कर लें तो केस स्टडी रटे वाला सवाल बन जाती है चैप्टर 12 की। पहला डिसीजन क्या था, एरिया कौन सा है, और दूसरा डिसीजन क्या था, उस एरिया में स्पेसिफिक पोर्शन कौन सा पूछ रहा है। फिक्स एसेट का है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इनकर किए हैं वो पूछ रहा है, एडिशंस के ऊपर पूछ रहा है, डिस्पोजल के ऊपर पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन के ऊपर पूछ रहा है। इन्वेंट्री है तो क्या उसकी एनआरवी के ऊपर प्रोसीजर पूछ रहा है, क्रेडिटर्स हैं तो कंप्लीटनेस के ऊपर पूछ रहा है। ठीक है, ये डिसाइड करना है एरिया कौन सा है और उस एरिया में कौन सा हिस्सा है जो कि इस केस से रेलिवेंट है, ये डिसाइड कर। फिर वो जो हमने याद किया होता था उसके मुताबिक रेलिवेंट प्रोसीजर छाप देते थे, याद है कि नहीं? 25 मिनट 2 मिनट वाली केस स्टडी याद है कि नहीं भाई? एक और केस स्टडी भी हमने की थी चैप्टर 12 की, एडवांस दिया था काबुल और कंधार, याद है? हाँ, काबुल ने कंधार को पैसे दिए थे मुझे सामान देना होगा, कि नहीं भाई कोई सामान नहीं है, वो कर गया था, फिर कहा लोन बना लो इसको। हाँ जी। तो अब उसमें भी देखिए हमने यही पहले हमने एनालिसिस किया केस कौन सा है, हमें लगा ये रिसीवेबल से मिलता जुलता है, और फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक सेक्शन कौन सा है, वो रिकवरेबिलिटी का इशू था, प्रोविजन वाला। हमने वो रिसीवेबल के एरिया में से जो रिकवरेबिलिटी के प्रोसीजर थे वो छाप दिए। हाँ, अपना माइंड थोड़ा एक्स्ट्रा यूज करके 1-2 और भी प्रोसीजर केस के हवाले से जो हमें मिले हमने वो भी लिख दिए थे कि उसकी कंधार वाला जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, वो रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं, ये रेंट के बाद किस्त आ गई कि नहीं आ गई, और सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज रखवाई है कि नहीं, क्योंकि डेट सिक्योर्ड हो तो प्रोविजन कम होती है। शाबाश, डेट सिक्योर्ड हो तो है? हाँ, आपने मेरा कंसेप्ट ठीक कर दिया, आपने मुझे फिर जमीन पे खींच लाया, मेहरबानी आपकी। तो इस तरह के उसी तरह की हम देखेंगे, मजीद कोई केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो पहले रीडिंग कर लीजिए, 5 मिनट की ब्रेक आपको दी जा रही है। 11 और 7, ये 17 तो लिखा नहीं हुआ, इसी को देख लेना आपने। 11 जो है इसकी रीडिंग कीजिए।
जी रीडिंग आपने कर ली होगी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। अब बिल्कुल आ रहा होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आ रहा होता है, इशू शेयर कैपिटल भी आ रहा होता है, डिस्क्लोजर है। जी और कोई क्वेश्चन? मूवमेंट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? अप्रूवल्स होंगी डायरेक्टर्स की तरफ से, ठीक है। उनकी मीटिंग जो हुई है उनमें जिन्होंने फैसला किया जिस मीटिंग में, उसके मिनट से हमें पता चल जाएगा कि क्या रिजर्व को इंक्रीज करने या एडजस्ट करने का डिसीजन उन्होंने किया है कि नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी भाई। उसमें से हाँ भाई वो तो रियलाइज नहीं, अगर तो आपने उसको डिस्पोज कर भी दिया, लेकिन हमें कंपनीज एक्ट मना करता है, वो कहता है फिक्स एसेट को डिस्पोजल करने से जो गेन होगा उसमें से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। वो हमारा रियलाइज तो हो गया लेकिन स्टिल वो कैपिटल रिजर्व ही है, ठीक है। क्या वो लॉ में दो एग्जांपल उसने दी हुई हैं, एक अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी एग्जांपल दी है, और फिर अगर सेल कर दें तो जो गेन रियलाइज्ड है वो भी उसने मना किया है कि एसेट्स ऑफ के इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, इन पे अगर आपको डिस्पोज करने पे भी गेन हो वो भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन हमने फिर उसका हिसाब रखना होता है। देखें यहां पे इसलिए उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कि डिविडेंड पे कर दीजिए आउट ऑफ प्रॉफिट, उसने क्या वर्ड यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग में तो चला जाता है, लेकिन वो रिटेन्ड अर्निंग का जितना बैलेंस है सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे पे नहीं कर सकते। उसमें से हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट ये है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इस तरह के रिजर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर लेस कर दिया जाता है, वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं वो भी नहीं दे सकते, ठीक है जी। चलिए ये क्लियर हो गया, अब चलते हैं हम अपने केस स्टडीज की तरफ। जी भैया पूछिए। जी जी जरूर पूछिए। पहले तो समझिए लॉन्ग टर्म बोरिंग में इन्होंने पूछा कि सर उसमें कह रहा है कॉवेनेंट की कंप्लायंस देखिए कि हो रही है कि नहीं, जो डेट की कंडीशंस होती हैं, यानी मैनेजमेंट उसको पूरा कर रही है कि नहीं। एक तो हमने मैनेजमेंट से इंक्वायर किया सर लोन की जितनी भी कॉवेनेंट्स थी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं सारी, मैनेजमेंट ने क्या कर रहे हैं, तसल्ली हो जाए हमारी कि हमें टेस्ट भी करना चाहिए, खुद भी चेक करना चाहिए। अगली बात यही कह रहा है खुद भी टेस्ट करो, ठीक है। यानी जैसे हम देखेंगे कंडीशन जो हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं। जैसे बैंक ने करंट रेशो के बारे में कहा, डिविडेंड के ऊपर पाबंदी लगा दी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हमने देखना है कि क्या इनके मुताबिक ही कंपनी एक्ट कर रही है कि नहीं। अगर किसी एक कंडीशन की भी वायलेशन हमें नजर आ जाए, हमें क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिया और उस लॉन्ग टर्म लोन को करंट क्लासिफाई कर देना है, क्योंकि अगर लोन कंडीशंस की वायलेशन की जाए लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाता है। नॉर्मली ये लोन के आगे नीचे लाइन लिखी होती है कि ये कंडीशंस है हमारी, अगर आपने किसी एक की भी वायलेशन की सारे का सारा लोन इमीडिएटली पेएबल होगा, तो उसे करंट लायबिलिटी, चाहे बैंक ने मांगा हो या ना मांगा हो, भी वायलेशन हो गई करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। हाँ अगर बैंक ने बैलेंस शीट डेट से पहले कह दिया हो, फैसला कर दिया हो कि हम पैसे अभी नहीं मांगेंगे, फिर नॉन करंट में ले सकते हैं। बैलेंस शीट डेट से पहले फैसला किया हो फिर नॉन करंट में लेके जा सकते हैं उसको। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट पे बैंक की तरफ से कोई फैसला नहीं आया तो फिर हमने लोन एग्रीमेंट की बेस पे इसे करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई कर देना है। ये पॉइंट समझ आ गया मेरे भैया? जी हाँ जी, अगर वो शेयर्स प्रीमियम के प्रोसीजर पूछता है तो बिल्कुल हम वो रिजर्व के प्रोसीजर ही बताएं, लेकिन डिविडेंड के नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है। शेयर प्रीमियम के प्रोसीजर पूछे, रिजर्व के क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है। और डिविडेंड के क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि शेयर प्रीमियम को डिविडेंड के तौर पे पे नहीं किया जा सकता। जी और की क्वेश्चन? चलिए अब चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। आपको टर्म टेस्ट के बारे में दिया गया ना? टर्म टेस्ट अच्छा नहीं बताया गया आपको, कैसे बताना था आपको?
मैसेज करना है आपको। चले, अब मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज नहीं आपको कि आपका टर्म टेस्ट है। अच्छा, आपको नहीं पता नेक्स्ट वीक में टर्म टेस्ट है? आपको नहीं पता कि आपने इस अटेम्प्ट में आईकैप का पेपर देना है? अच्छा, मुकर, हर चीज में मुकर जाएगा। तो अभी बता रहा हूं आपको कि जो मंगल आ रहा है, इस मंगल को आपका ऑडिट का टर्म टेस्ट 1 है, जिसकी ड्यूरेशन होगी 1.5 घंटा और इसके मार्क्स होंगे 50। और ये आप एज यूजुअल किसी भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में किसी भी वक्त जो टेस्ट रूम है वहां जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको छुट्टी नहीं है। क्लासेस रेगुलर होंगी। सिलेबस चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 प्लस चैप्टर 12। चैप्टर 6 से 10 और चैप्टर 12। ये क्या है? नहीं तो आपने क्या 10 तक की तैयारी कर ली हुई है? 7 मिनट नहीं, चैप्टर 12 शामिल होगा, ये मैं पहले से बता चुका हूं आपको। चले अभी बता रहा हूं, चैप्टर 12 शामिल है, चैप्टर 12 भी शामिल है। आप साथ साथ याद कर रहे हैं ना, तो क्या टेंशन है। चैप्टर 12 शामिल जी। अच्छा, अब जरा पढ़िए। देखिए, हमारी इस चैप्टर में केस स्टडी की कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है। तो वो कमी पूरी करने के लिए हमें आज के लेक्चर में भी कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पेज 257 पे आइए और केस स्टडी फर्स्ट है। देखिए, ज्यादा नहीं, 3 केस स्टडीज अगर आप कर लेना अच्छे तरीके से, 3 केस स्टडीज, तो आप चैप्टर 12 की केस स्टडी डील कर सकते हैं। 3। और इसमें ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब एग्जाम में केस स्टडी आएगी, हमने पढ़ के फैसला क्या करना है, एरिया और उसमें स्पेसिफिक पोर्शन कौन सा है, ये तसल्ली से डिस्कशन कर लीजिएगा। इसके बाद हमने लिखना शुरू करना है। तो केस पेज 257, मजीद 2 केस स्टडीज कर चुके हैं हम, मजीद 3 केस स्टडीज आपको आज के दिन के लिए, 2 तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एक घर में आपको रिटर्न असाइनमेंट के तौर पे दी जाएगी। अगर ये समझ लेते हैं तो रीजनेबली आप केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस हम मजीद भी करेंगे, वॉल्यूम 2 में से भी प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन टर्म टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको रीड कीजिए। आपके पास अगेन अब 10 मिनट दे रहा हूं आपको। 10 मिनट में आपने इसको पढ़ना भी है, इसके सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ने हैं और फिर मुझे बताना है कि क्या सॉल्यूशन ठीक बना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 257 फर्स्ट एग्जाम्पल, वॉल्यूम 1 में से।
जी, केस स्टडी फर्स्ट एग्जाम्पल की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पॉइंट 2 में डिस्पोजल के बारे, अच्छा डिस्पोजल के बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि डिस्पोजल्स को वेरीफाई करना शुरू कर दो। ये जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है इसका जो प्रोसीजर, इसमें डिस्पोजल का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो डिस्पोजल को वेरीफाई करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि डिस्पोजल के जरिए से डेप्रिसिएशन को चेक करो। क्या डिस्पोजल के जरिए से डेप्रिसिएशन को कंफर्म किया जा सकता है? कैसे? हम देखते हैं, अगर डिस्पोजल पे सिग्निफिकेंट लॉस या प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया हो, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं है। जी, तो इसका यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा डिस्पोज किया ही नहीं गया होगा। चले उस सूरत में आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, पॉइंट्स तो हमारे पास फिर भी सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, डिस्पोजल को पे प्रॉफिट या लॉस देखना ये भी डेप्रिसिएशन की रीजनेबलनेस को इंडिकेट कर रहा होता है। ये हमने आपको याद है एग्जांपल के जरिए से बात समझे थे, ठीक है, कि अगर डिस्पोजल पे प्रॉफिट होगा इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ओवरस्टेड होती रही है, अगर डिस्पोजल पे लॉस है इसका मतलब है डेप्रिसिएशन अंडरस्टेड होती रही है। जी अच्छा, फर्स्ट बिल्कुल शाबाश, यही पॉइंट था जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट सिनेरियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशन का भी जिक्र कर रहा है और डेप्रिसिएशन का भी जिक्र कर रहा है, तो इसमें असूली तौर पे फिक्स एसेट्स एडिशन के भी प्रोसीजर होने चाहिए थे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा ना, पाइनएप्पल इनकर्ड सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे भी हमें प्रोसीजर कोई 2-3 लिखने चाहिए थे कि हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन का एरर तो नहीं हुआ, सैंपल बेस पे कुछ एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके इनवॉइसेस के साथ मैच कर लेंगे, फर्म की जो कैपिटलाइजेशन पॉलिसी है देखेंगे उसको फॉलो किया गया कि नहीं। तो 2-3 प्रोसीजर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी होने चाहिए थे, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसमें सोल्यूशन में मेंशन नहीं किए तो होने चाहिए थे। शाबाश। इसके अलावा कोई इशू? नहीं, क्या यूजफुल लाइफ ये होती है कि एसेट कितने साल चल सकता है? सम टाइम मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए आपने गाड़ी ली, गाड़ी बेचने वाले ने कहा कि 10 साल गाड़ी चलेगी, आपने कहा नहीं भैया मैं तो 5 साल बाद मॉडल चेंज करने का आदी हूं। आप जब बुक्स में फिक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे, लाइफ क्या लेंगे इसकी, 10 साल या 5 साल? 5 साल लेंगे, नहीं 10 साल नहीं 5 साल। आपकी अपनी इंटेंशन के मुताबिक आपने इसे जितना यूज करना है लाइफ होती। अच्छा, अब इस सूरत में लेकिन रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी भला? 10 साल के एंड में जो अमाउंट है वो रेजिडुअल वैल्यू होगी कि 5 साल बाद? 5 साल बाद, ठीक है। तो ये आपने काउंटिंग में कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ? हाँ वो नॉर्मली, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन हो हमने उसको कम यूज करना है तो हम उसके लिहाज से फिर कम, इसको शायद कहते थे इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल, कोई इस तरह का फर्क हुआ करता था। अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन और जहन में रखिए कि हमने एसेट को 10 साल यूज नहीं करना, 5 साल यूज करना है, तो फिर लाइफ 5 साल एस्टिमेट की जाती है, ठीक है। उसके हिसाब से रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना? जी पॉइंट 4, डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड फूड पॉइजनिंग वाला। रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड पीरियड, ईयर एंड के बाद वाला पीरियड देखो, टू सेस वेदर एनी पेमेंट्स हैव बीन मेड टू एनी ऑफ द क्लेमेंट्स, कि जिन लोगों ने क्लेम फाइल किया है उनको कोई पेमेंट की गई है कि नहीं। ईयर एंड के बाद पेमेंट करना आपको पता है, ये हमारा लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है बैलेंस शीट डेट पे, उसको कंफर्म करता है। ये एक तरह से हमारा एडजस्टिंग इवेंट होगा, हम कहेंगे भाई इतनी प्रोविजन तो रिकॉर्ड करो इसकी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ आइए। सेकंड एग्जांपल पढ़ के आप सिर्फ देखिए, प्रोसीजर घर जाके पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना है आपने
और ये डिसाइड करना है एरिया कौन सा है, स्पेसिफिक पोर्शन कौन सा है। सॉल्यूशन में हेडिंग मैच कर ले कि क्या एरिया स्पेसिफिक पोर्शन, सही कंक्लूजन पे पहुंच गए आप। इसके बाद डिटेल भी पढ़ लें, डिटेल भी पढ़ लें, लेकिन मुझे असल कंसर्न ये है कि आप बड़ा डिसीजन सही कर पाते हैं कि नहीं, कि एरिया कौन सा है और स्पेसिफिक पोर्शन कौन सा है। सेकंड एग्जांपल की रीडिंग कीजिए। जी रीडिंग कर ली आपने? जी बताइए कि क्या सही एरियाज के ऊपर पहुंच गए, स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी नहीं, गुडविल किसकी, क्या कंपनी ने रिकॉग्नाइज की होगी? इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? चलिए ये हमारा सेकंड। अब सुन ले आखिरी क्वेश्चन केस स्टडी, ये आपको क्लास में पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, ठीक है? आज आपको पूरे 5 मिनट जल्दी छुट्टी भी दे रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए। नहीं, लेकिन अभी तो 7 मिनट है छुट्टी होने में, इसका मतलब 2 मिनट में आपने मेरी बात सुननी है जो मैं करने जा रहा हूँ आगे। एक क्वेश्चन है ये केस स्टडी थर्ड एग्जाम्पल, ये आपने रिटन फॉर्म में करने हैं, और जिस स्टूडेंट ने ये केस स्टडी समझ लीजिए कि वो सब्सटेंटिव चैप्टर 12 और चैप्टर 4 दोनों चैप्टर्स का एक्सपर्ट है, जिसने ये केस स्टडी समझ लिया। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहली अटेम्प्ट में इसको सही करना है। अगर पहली अटेम्प्ट में आपने लिखा और गलती कर दी, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ने से समझ लग गई, तो समझ लगने पे कह रहा हूं, सही करने पे नहीं कह रहा कि जी। अगर फिर तो आप महागुरु हो गए ना, अगर पहली अटेम्प्ट में भी आपने सारा सही कर लिया क्वेश्चन, तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन
आपने अगर इनको पढ़ लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको पढ़े, और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी है, ठीक है, वो भी, लेकिन जब उसका टाइम आएगा उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया और पढ़ने के बाद समझ लिया, इसका मतलब चैप्टर 12 की केस स्टडी और चैप्टर 4 की केस स्टडीज आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और दोनों चैप्टर्स हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से हैं। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, केस स्टडी, थर्ड एग्जाम्पल। चलिए, इसके साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है।